हाय गाइस, आई वांट टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टुडे और उस चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द एट सैलरीज। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जामिनेशन में चाहे सीए का हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, एक क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन लेंदी चैप्टर है और तीन सेक्शंस इस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। तो दोस्तों, पहली क्लास के अंदर हमेशा की तरह मैं अपनी क्लासेस में ओवरव्यू देता हूं पूरे चैप्टर का। तो आज भी मैं वही देने वाला हूं कि इस चैप्टर की इनकम निकालने में या इस हेड की इनकम निकालने में क्या क्या पापड़ बेलने हैं आपको। अगर वो चीजें समझ आ जाएंगी तो चैप्टर के अंदर की जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी। तो हर बार की तरह पहली क्लास के अंदर मैं इसका ओवरव्यू दूंगा आपको सैलरी चैप्टर का। सो गाइस, जिंदगी में पैसा कमाने के दो तरीके हैं। या तो अपने मालिक बनो या आप किसी और के एम्प्लॉय बनकर काम करो। अपना मालिक बनना है तो थोड़े उसमें पापड़ ज्यादा बेलने पड़ते हैं। उसके अंदर कैपिटल चाहिए होगी, थोड़ी पेशेंस चाहिए होगी, उतार चढ़ाव होंगे। अगर आप इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते तो एक स्टेडी इनकम लेकर एज एम्प्लॉय का भी काम कर सकते हैं। तो सैलरी हेड एक्टिवेट उन लोगों के लिए होगा जो एम्प्लॉय है। इट्स नॉट मेंट फॉर मी, क्योंकि आई हैव नेवर बीन एन एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन। मैं अपनी इनकम दिखाता हूं पीजीबीपी हेड के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 उसके लिए होता है। फिलहाल उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। आज की जो कहानी है वो ऑल द एम्प्लॉयज देयर आउट उनके लिए है। सैलरी चैप्टर के लिए यू हैव टू बी एन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय होंगे तो किसी एम्प्लॉयर के होंगे, तो दे मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एंड यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्सन। और आप दोनों की रिलेशनशिप को कहा जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप वेयर एम्प्लॉयर इज ट्रीटेड एज द मास्टर and the employee is treated as a servant. So this relationship is also known as master servant relationship. This relationship is also known as master servant relationship. The master has the right of giving directions, whereas the servant is duty bound to follow the direction. Yes, sir. He cannot say no. Duty bound to follow the directions. He has no independent will. नो इंडिपेंडेंट विल। अपनी मर्जी नहीं चला सकते ना, कहा गया करना है। हाँ, आप काम को अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम भी करने का तरीका चेंज कर देंगे, वो आप कर सकते हैं अपने कैलिबर, अपने एक्सपीरियंस में, तजुर्बे के हिसाब से। बट कहा गया है ए टू बी करना है तो ए टू बी करना है, नहीं तो फिर दरवाजा सामने दिखा है, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी कहा जाता है, जहां पर मास्टर के पास ये राइट है कि वो आपको डायरेक्शंस, ऑर्डर्स देगा और वो आपको फॉलो करना है। हर बंदे के लिए सैलरी हेड नहीं होता। जैसे मैं, आई एम नॉट गुड इन एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय ओन थिंग 15 years ago. But those people who are, having little bit more patience and they can follow the orders of any other person and they don't want to invest too much in their own investments and capital, so they can follow this concept. आजकल एम्प्लॉयमेंट वो नहीं रह गई है जो आज से 15 साल पहले होती थी। These days employer treats the employee like partners, and the remunerations, whether of government employee or the non-government employees, have also increased. So gone are those days जहां पर एम्प्लॉय को एक नौकर समझा जाता था। नॉट एनी मोर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये सब चीजें अगर नहीं डालेंगे तो दीज कंपनीज कैन नॉट ग्रो। एम्प्लॉयज हैं, वी आर नॉट मशीन्स। सो नाउ दीज डेज एम्प्लॉय टेक्स केयर ऑफ द एम्प्लॉय ऑल्सो। सो गाइस, हर बार की तरह इस चैप्टर में पहली क्लास है आज, तो मैं स्टोरी बताता हूं पहले क्लास के अंदर उस चैप्टर की। उस स्टोरी के बदौलत हमें उसकी हेड की इनकम निकालने में आसानी होती है। So within next 20 minutes or so, I'm going to tell you the entire story about the chapter, and then you will be able to appreciate the contents of this, and you will be able to compute the income also. So in order to be taxable under this head, पहली condition मैंने आप लोगों को बता दी, you need to be an employee
and there must be an employer, and the employer is treated as a master, the employee is treated as a servant. Master has the right of giving directions, the servant is duty bound to follow the directions. Now I'm saying an employee is, or a person is, office peon. Office peon. My question is, will he disclose the income under the salary? Office peon. क्या ऑफिस पियोन को डायरेक्शन दी जाती है बिल्कुल किस टाइम आना है, किस टाइम नहीं आना, किस तरीके से काम करना है? तो वट एवर ही गेट ही हैज टू शो अंडर दी एट सैलरीज. सो उसको सैलरी मिले, बोनस मिले, ऑल विल बी टैक्सेबल अंडर दी एट सैलरीज. रिगार्डिंग ऑफिस अकाउंटेंट, accountant in the office who is maintaining the books of accounts, is also an employee chargeable under the salaries. Similarly, guys, office manager, the manager के ऊपर senior manager होगा, वो उसको directions दे रहा होगा, he will show his income under the salary. My question is, now let's talk about Modi ji or Kejriwal ji. Modi ji is our Prime Minister and Honorable MP, whereas Kejriwal Saab is our Chief Minister and an MP. Now they also get salaries from the government of India. Now the point I'm trying to say is, will they show their income under their salary? Are MPs and MLAs government employees? No, they are not government employees. So whatever they get will not be taxable under their salaries, but under their income from other sources. They are not government. Government servants are like all the persons who are working under the government, maybe the central government, the state government, whatever it is. They are the masters themselves. Unko directions kaun de raha hai? Can you think about any person who has the right of giving directions to Modi ji, or who has the right of giving direction to Kejriwal sahab? They both are own masters. So MP, MLAs are collectively the government. Though they get salary from the government, they are not government employees. And similarly, guys, if we talk about a partner getting a salary from the firm, will he disclose it under salary? No. There is again no employer-employee relationship. Partner is the owner of the firm. He is owning the firm along with other partners. So he is not an employee. So he will also not show under the head salary. He नौकर नहीं है, employee नहीं है. So where will he show his income? He will show his income under the head business and profession, where I show my income as. They are their own masters. Regarding directors, whatever salary they get, directors get salary from the company. Now there are 2 or 3 viewpoints here. One is, if he is a managing director or whole-time director, and a managing director is a manager and director who has a dual capacity. So he will show his income under the salary, whatever the salary is getting, because a manager has a, getting direction from other persons to do in a particular manner. And whole-time director is a person in whole-time employment of the company. So both of them will show under the salary. लेकिन अगर कोई ordinary director है या कोई other director है, he will show under the head business profession or IUS if he is not under the contract of employment. तो सरल भाषा में बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को जनरली एम्प्लॉय माना जाता है, तो whatever remuneration they get is chargeable as salary, whereas other directors whatever remuneration they get will be chargeable under business profession or IUS, or if they are under a contract of employment, then they will show under the salaries. Now very important point which children make mistakes in this, it is salary to judges. Judges of High Court, Supreme Court and lower court, salary to judges. Now will you show, or will they show their salary under the head salary or under any other head? So judges को तो कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, बट उनकी अपॉइंटमेंट तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है. उनका अकोमोडेशंस भी गवर्नमेंट बंगलोज के तरफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं they are not in the typical sense employees, but as per normal practices we disclose their income under their salaries only. Though their typical sense में वो employee नहीं है, but कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति, उनकी appointments, उनकी remunerations, all are directly indirectly connected by the government. So
उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में तो कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है, देयर इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, बट व्हाटएवर दे गेट इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज काइंड। तो अब आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या नहीं होता। एक तरीका और है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। Contract of services is salary, whereas contract for services is business and profession. For example, me, I'm conducting an audit of a company, so that is a contract for services. So you are not under an employment when you sign a contract for services, but you sign a contract of services. That means you are an employee, and whatever remuneration you get from the employer will be chargeable under the salary. So please, if there are questions in the exam regarding this, sometimes it asks difference between contract for services. Contract for services means principal to principal relationship, whereas contract of services, employer-employee relationship. Fine. So now let's start the story which I was talking about. कि सैलरी चैप्टर में इनकम निकालने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने हैं। उसके लिए मैं आपको बचपन में ले जाता हूं आपके, और हो सकता है अभी भी। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन अ लॉट। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन अ लॉट। नाउ फर्स्ट थिंग, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू की, हमें क्या मिलती है पेरेंट्स से? वी गेट पॉकेट मनी, विच इज अ वेरी डिसॉट आफ्टर थिंग। हमें भी याद है स्कूल के अंदर पॉकेट मनी की चाहत हो, 500 रुपए 250 रुपए के आसपास कुछ मिलते थे। यूज्ड टू फील हेवेंस जब ये मिलते थे पहले दिन, और 10 दिन में खत्म। उसके बाद दोस्त यार से ही उधार पे, या किसी का हैप्पी बर्थडे होता था तो उसको विश करते थे जाके, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। अब बेचारा इतना बेशरम हो जाता था कि भाई उसका हैप्पी बर्थडे है, ट्रीट नहीं दे रहा, ट्रीट नहीं दे रहा, तो ट्रीट देनी पड़ जाती थी उसको। तो फिलहाल पेरेंट्स से हमें बहुत फायदे हैं अगर उनको गिनवाया जाए तो। एक तो पॉकेट मनी तो है ही, प्यार ममता आशीर्वाद उनकी बात नहीं कर रहा मैं उन बातों की बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं क्वांटिफाई हो सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स से हमें गाइस इंसेंटिव्स बड़े मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट एनी इंसेंटिव, आई टेल यू द रीजन व्हाई। इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं। इंसेंटिव्स आर फॉर दोस चिल्ड्रन हु आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो पेरेंट्स बोलते हैं विल गिव यू अ मोबाइल इफ यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, और अगर आप स्कूटी दिलवा देंगे या एक्स बॉक्स दिलवा देंगे, प्ले स्टेशन दिलवा देंगे, जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मोर परफॉर्मेंस आउट ऑफ द किड। और ये हमें भी लालच देते हैं। अब मुझे ये इसलिए नहीं मिले कि मैं वैसे ही आई वॉज लाइक अ बुक वॉर्म इन माई स्कूल और इन माई CA डेज ऑल्सो। तो मुझे तो ये बोलते थे कम पढ़ ले भाई, इतना मत पढ़ा कर। डिसइंसेंटिव्स थे मेरे लिए, इंसेंटिव्स नहीं थे। फिलहाल इंसेंटिव्स उनके लिए होते हैं पीपल, स्टूडेंट्स हु आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो पेरेंट्स देते हैं जस्ट टू मोटिवेट द चाइल्ड, तो उसकी लालच में बच्चा पढ़ लेता है। फिर पेरेंट्स से हमें गाइस बोनसेस, आई विल से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। रिवॉर्ड्स व्हेन वी कम गेट गुड मार्क्स, तो कहीं ना कहीं कुछ उनका रिवॉर्ड हमें प्राइज मनी के रूप में मिल जाता है। कोई डिबेट, कोई स्कूल में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट, कोई रेसिंग कंपटीशन, कुछ ना कुछ हमने ऐसा कुछ अच्छा बढ़िया काम किया हो, इसमें हमारे दादा दादी बहुत काम आते हैं। वो तो उनका दिल हमेशा ही अपने पोता पोती के लिए या जो भी होता है वो हमेशा अच्छा होता है। पेरेंट्स का भी होता है, लेकिन फिर भी वो बात ही अलग है। सो रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं पेरेंट्स की तरफ से व्हेन वी डू गुड परफॉर्मेंस इन आवर स्कूल, इन आवर कॉलेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। And once we grow big and come out of school, we start getting extra pocket money. This extra pocket money, we tell our parents why do we need it? Because to extra खर्चे हैं भाई, अब जवान हो गए हैं, फ्रेंड्स बनेंगे और घूमने फिरने जाना है, डोमिनोज, पिज्जाज, मैकडोनल्ड्स, तो वी नीड एक्स्ट्रा ब्रांडेड क्लोथ्स। तो पहले बोलते थे 500 रुपए से भैया अब काम नहीं चलने वाला, इसको 1500 रुपए किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट मनी बढ़ाई जाए, नहीं तो धरने पे आ जाएंगे, अनशन पे आ जाएंगे। जी। उसके बाद गाइस पेरेंट्स से हमें फैसिलिटीज भी बहुत सारी मिलती हैं। फैसिलिटीज किस प्रकार की? रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, कपड़े,
ट्यूशन फीस, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय द पेरेंट्स। सर पढ़ा क्यों रहे हो, सैलरी चैप्टर ही पढ़ाना है ना, अरे यार स्टोरी को तो अभी डेवलप होने दो, क्लाइमेक्स पे क्यों आ रहे हो जल्दी से। तो फैसिलिटीज भी गाइस हमें पेरेंट्स देते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में जस्ट लाइक इफ यू फॉल इल, दे टेक अस टू द डॉक्टर, और उसकी फीस है, उसके इलाज है, और भी लॉट ऑफ चॉकलेट्स, यू गॉट अ स्वीट टूथ, सो दे टेक अस टू द डेंटिस्ट। तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा भी हमारे पेरेंट्स बियर करते हैं। उसके बाद हॉलीडे कैश, दे गिव अस हॉलीडे कैश। नाउ आई रिमेंबर फ्रॉम माय स्कूल आई वेंट टू मनाली ऑन अ कैंप, and they took 3,000 or 2,000 whatever at that point of time. So that cash also came from the pocket of my parents. I didn't pay from my pocket money, I didn't have it. So holiday cash भी parents देते हैं हमें once we go on a school trip, और कहीं भी आपको जाना हो कॉलेज की तरफ से वगैरह वगैरह। एंड yes guys, miscellaneous cash they also gives us sometimes on festivals like Holi, Eid, or some kind of a festival, they are happy. So miscellaneous cash तो वैसे ही हम दिवाली के टाइम पे कुछ some father got a bonus, तो he is looking very happy, तो 500 रुपए पकड़ा दिए उन्होंने आपको। तो ऐसा मिसलेनियस कैश भी होता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और एक लास्ट और है, वो है which I hope you have not tried it, and don't even try this at home. This is leaving home cash. Leaving home cash. Leaving home cash का मतलब, don't try this at home. Again, I'm giving a disclaimer. You tell to your parents that I don't want to live with you. I need my own space, and I need my own venture. Give me 20 lakh rupees. I want to leave the home. This has to be, done in a very melodramatical way, so that they feel you really want the money. अगर ज़्यादा ही करी तो हो सकता है लात मार के बाहर भी निकाल दिया जाए और पैसे भी ना मिले। But I'm just saying this can be a possibility. This is a real possibility in case of marriages. In marriages, some money is given here and there. So it can be anything. Parents बच्चों की भलाई के लिए करते हैं कि चलो यार कुछ बच्चों की भलाई करें, है ना? I'm not talking about dowry. I'm just saying कि ऐसा होता है कि पेरेंट्स प्यार में बच्चा जब छोड़ के जा भी रहा है, तो शादी की बात ना भी हो, किसी भी ऐसा इश्यू हो, तो वहां पर वो छोड़ने पे दे देते। सेम टू सेम बेनिफिट्स, ये कहानी इसलिए बताई गई है आपको क्योंकि जिस प्रकार से पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं ना, उसी प्रकार से एम्प्लॉयर भी हमारा ख्याल रखता है। एम्प्लॉयर भी हमारा ख्याल रखता है। तो हम चिल्ड्रन में हो गया एम्प्लॉय, पेरेंट्स में हो गया एम्प्लॉयर। नाम बदल जाते हैं। अब देखिए आपको 2 मिनट में सैलरी की कहानी समझ आ जाएगी। पॉकेट मनी को हम नाम देंगे, यस माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक सैलरी। तो जो हर महीने 500 रुपए थे, वो उसके 10, 20, 50 गुना हो जाएंगे आपके वंस यू नो लेकिन वो 500 रुपए की वर्थ उस 50,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमा भी लो, वो एक अलग ही बात है, उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो बेसिक सैलरी है हमारी, जो पॉकेट मनी होती है जो पेरेंट्स देते थे। इंसेंटिव्स को हम नाम दे देंगे गाइस कमीशन। कमीशन दिए जाते हैं बाय द एम्प्लॉयर टू एक्सट्रैक्ट मोर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल्स, बहुत चीजों पे कमीशन बांधे जाते हैं सो दैट यू कैन बी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड। गाइस रिवॉर्ड जो होता है दैट इज बोनस। सो वंस यू अचीव सर्टेन टारगेट देन वी गिव यू द बोनस। तो कमीशन क्या होता है, परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, एंड वंस द परफॉर्मेंस इज अचीव्ड देन बोनसेस आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर। This extra pocket money, guys, is known as allowances in terms of employment. Allowances, extra money for meeting your expenses. Children education allowance for meeting the children education, traveling allowance for traveling needs, entertainment allowance. You get stressed out in your jobs, तो entertainment के लिए पैसे मिलते हैं। Facilities मिलती हैं guys by the employer, which is known as perquisites, और इन शॉर्ट वी कॉल देम पर्क्स। आपको पर्क्स क्या मिलती हैं जॉब की? पर्क इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, आपको कार हो गई,
आपको ESOPs हो गए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटीज, ऑल दीज थिंग्स आर इन परकेजिट. परकेजिट्स अप्रॉक्स 20 के आसपास परकेजिट्स हैं जिनकी लिस्ट 17 क्लॉज 2 में है. 17 टू क्लॉज 2 के अंदर परकेजिट्स हैं. ब्रॉड कैटेगरीज तो 8 है, 8 परकेजिट्स आर देयर. उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, वो चर्चा कभी आगे वाली क्लासेस में हम करेंगे. तो परकेजेस आर डिफाइंड अंडर 17(2) और उनकी जो वैल्यूएशन है दैट इज गिवन इन रूल 3. बिकॉज अगर रहने के लिए मकान दिया गया है तो वी हैव टू क्वांटिफाई द बेनिफिट. फाइन. मेडिकल ट्रीटमेंट is again also employer provides. This medical facilities are also there by the employer. Yes, maybe your treatment might be done in a government hospital. The payments will be borne by the employer, or the hospital itself belongs to the employer. So there can be many permutation combinations where the health insurance premiums might be given, where the treatment cost can be reimbursed. तो बहुत facilities employer देता है. हॉलीडे कैश को हम एक नाम देते हैं गाइस LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन. LTC में आपको घूमने के लिए एक लमसम अमाउंट ऑफ कैश मिलेगा. यू कैन गो ऑन अ डोमेस्टिक ट्रेवल एंड you can enjoy or have a trip. Miscellaneous cash, guys, is known as profits in lieu of salary. Profits in lieu of salary. In lieu means instead. Salary ये 7-8 आइटम्स के अलावा कुछ आइटम्स मिलते हैं. मिसलेनियस इश्यूज को हम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में दिखाते हैं, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 3. एंड गाइस, लीविंग होम कैश इज नोन एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. जो एम्प्लॉयर देता है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स विच आर लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, VRS compensation, all these are known as retirement benefits. So 1 to 8 items are continuity benefits. When you are in the job, you get all these benefits. Once you leave the job, better because of retirement, resignation, or termination of the job, then retirement benefits gets activated. The sum total of 1 to 9 items, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा, sum total of 1 to 9 items is known as gross salary. So we have to compute the gross salary, जो आगे वाली क्लासेस में होगा. Gross salary is defined under section 17(1). Gross salary is defined under section 17(1). So under that salary, our intention is to compute the gross salary. Or gross salary is sum total of 9 items. Now the good part, some deductions. The gross salary is like a pain. The deductions are like the painkiller. These deductions are given under section 16. There are 3 deductions. Section 16(1)(a), we call it section 16 clause 1(a). This is a standard deduction. It has been introduced 3-4 years ago. Standard deduction. Earlier standard deduction was also there 5-10 years ago. That was 16 clause 1. It got abolished. It got reintroduced 3-4 years ago. Basically खर्चे के लिए, खर्चा पानी चाहिए ना आपको, तो वो फ्लैट 50,000 की मैक्सिमम डिडक्शन है. अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो 50,000 ही मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल खर्चा. दिस इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्टैट्यूटरी डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर. वट एवर योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर आर, आपके अच्छे कपड़े पहन के जाने के, आपके ट्रैवलिंग, कुछ भी खर्चे हो, हमें मतलब नहीं है. ये 50,000 बाय डिफॉल्ट है. दिस इज बाय डिफॉल्ट, provided your gross salary is also 50,000. Then the standard deduction के बाद 16 clause 2 की deduction है, deduction of entertainment allowance. I hope this entertainment allowance deduction is only for government employees, and that too maximum 5,000. Again, I hope the finance minister, honorable finance minister, listens to us and improves this limit. And this limit is only for government employees. This deduction is only for government employees, that too up to 5,000 rupees. 5,000 में क्या होता है? And 16 clause 3, this deduction is on account of employment tax paid by the employer, paid by the employee and the employer also. Yes, it can be both. But if the employer pays it, it becomes a perquisite also. So employment tax, ये state governments लगाती हैं.
दिल्ली में लगता नहीं है तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट इन सम स्टेट्स इट इज एप्लीकेबल। वैसे साल का ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 2,500 रुपए तक का होता है, बट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द लिमिट। इनकम टैक्स सेज it should be paid basis. It should be paid and you'll get the deduction. For example, assuming it to be, मान लीजिए एग्जाम्पल 2,500 रुपीज, तो मोटा मोटा अगर हम लगा भी लें तो 57,500 का अप्रॉक्स बेनिफिट्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। सो आई होप इन दिस बजट गवर्नमेंट इंप्रूव दिस लिमिट्स, क्योंकि 50,000 57,000 रुपए क्या होते हैं, बट एरास अंडर पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन दे आर अनलिमिटेड फॉर्म्स ऑफ डिडक्शंस। बट वही वाली बात है, दिस पीपल टेक रिस्क्स and they are being rewarded by the government, whereas an employee, government feels, I'm not saying that he's not taking any risk, so he should not be rewarded. That is government's opinion, not my opinion. Again, I'm putting a disclaimer. And the remaining figure which get is taxable salary. So bachcho and everyone, now in the next coming lectures, आप लोग जब क्लासेस में देखेंगे तो टैक्सेबल सैलरी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरी आइटम इन डिटेल्स, बिल्कुल अलॉन्ग विद देयर एग्जेम्पशंस एंड व्हाटएवर इट इज, एंड देन विल कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी। यस, हियर इट इज आवर ग्रॉस सैलरी, एंड देन विल compute 3 deductions, 16(1)(a), 16(2), 16(3), and finally we get the taxable salary. And what is the purpose of taxable salary? Sum total of 5 heads: taxable house property, taxable salary, taxable business profession, taxable capital gains, taxable other sources. We get GTI, and then we deduct 80C to 80U, and then we'll get total income. This is the story of today. I hope you liked it. Take care और मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।